नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजुहब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं 6 ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 L1 के मैथ्स के क्वेश्चनों का आज मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन था कि कक्षा 3 के छात्र ने 16 इंटू 25 का गुणा इस प्रकार किया। 16 गुणा 25 का जो गुणा है एक छात्र ने वो इस प्रकार किया है। देखो बंधु, क्या किया है कि पहले इसने 16 को तोड़ लिया है 2 गुणा 8 में, ठीक है, ओके। इसके बाद में इसने क्या किया है, 5 गुणा 5 में कर लिया, ओके। फिर ये 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। और फिर 40 गुणा 10 बराबर 400 निकाल रहा है। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणा के किस नियम का प्रयोग किया है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। एक तो होता है बंधु क्रम विनिमय। क्या होता है, एक तो होता है क्रम विनिमयता। क्या होती है, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या होता है, क्रम विनिमयता में होता है साहब कि a गुणा b होता है, उसी को लिखा जाता है b गुणा a। क्रम विनिमयता में दो ही संख्याओं को रिप्लेस किया जाता है एक दूसरे के स्थान पर, ठीक है। तो एक तो होता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता तो यहां पे ऑप्शन भी नहीं है, ओके। एक होती है बंधु साहचर्यता। क्या होती है, साहचर्यता होती है, एसोसिएटिव रूल होता है। हाँ जी, साहचर्यता में क्या होता है कि a गुणा b करके फिर गुणा c किया जाता है, या फिर a को एक बार रोक लिया जाता है। क्या किया जाता है, a को एक बार रोक लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि b गुणा क्या कर दो, c कर दो। ये होता है साहचर्यता। ये गुणा में बता रहा हूं, योग में भी सेम टू सेम काम चलता रहता है, ठीक है। हाँ जी, और एक होता है वितरण नियम। क्या होता है, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, जिसको योग गुणा वितरण नियम भी बोला जाता है। वितरण नियम में क्या होता है मेरे दोस्तों, वितरण नियम में अंदर सबसे गुणा होता है, ठीक है। जैसे a गुणा b प्लस सी है, सॉरी a गुणा b प्लस सी है, इसका वितरण नियम कैसे काम करेगा। वितरण नियम में ऐसा होता है कि सॉरी a गुणा a प्लस सी, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ऐसे वितरण नियम में अंदर गुणा। तो मुझे एक बात बताओ, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वितरण नियम नहीं है। वितरण नियम तो इस प्रकार का केस होता तो बोला जाता है वितरण नियम। साहचर्यता है बंधु, यहाँ पे क्या है, साहचर्यता का सिद्धांत जरूर है, ठीक है। साहचर्यता का सिद्धांत क्या होता है कि पहले किसी को रोक लिया जाता है और किन्हीं को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, एसोसिएटिव यही कहता है कि पहले किन्हीं को मल्टीप्लाई करके फिर किसी को मल्टीप्लाई करके फिर इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इस प्रकार से यहां से एसोसिएटिव रूल है, साहचर्यता का सिद्धांत है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही है। देखो बंधु, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब प्रेडिसेसर, ठीक है। और अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब प्रेडिसेसरी होता है। परवर्ती मतलब उत्तरवर्ती। परवर्ती या उत्तरवर्ती जो होती है वो होती है सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर। तो पूर्ववर्ती पिछली होती है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक कम। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, एक कम। और बंधु परवर्ती का मतलब क्या होता है, परवर्ती, ठीक है, या इसको उत्तरवर्ती भी बोला जाता है। उत्तरवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती या सक्सेसर जो होता है वो एक ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है। तो मेरे दोस्तों बताना यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, मैं 1 to 1 बता देता हूं। 1000 की पूर्ववर्ती, 1000 की पूर्ववर्ती होती है 999, एक कम। का पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती होता है 998। पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 998 होता है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, फिर कह रहा है 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा बंधु, 999। और 999 का परवर्ती, 999 का परवर्ती 1000 होगा, 1001 नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। 1000 का परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती होगा 1001। और का पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती होगा वापस 1000 ही होगा, 1002 नहीं होगा, ये भी गलत है। 1000 का परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती का मतलब हो गया 1001। का पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती वापस 1000 ही होगा, इसका मतलब ये डी ऑप्शन क्या है बंधु, सही है। सक्सेसर या परवर्ती का मतलब अगला, प्रेडिसेसर या पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पिछला, ओके। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का समूह योग संक्रिया के लिए समर्थ होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है बंधु, सत्य है। पूर्ण संख्याओं का समूह योग संक्रिया के लिए समर्थ होता है।
क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमेशा क्या आएगी? पूर्ण संख्या ही आएगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का समूह योग संक्रिया के लिए समर्थ होता है। कोई पूर्ण संख्या है 0, उसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगी। इसका मतलब ये बात क्या है? सत्य है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्या करा है? पूर्ण संख्याओं का समूह व्यवकलन संक्रिया के लिए समर्थ होता है। व्यवकलन संक्रिया के लिए समर्थ होता है, यह सत्य कथन नहीं है, यह क्या है बंधु? असत्य कथन है। व्यवकलन संक्रिया के लिए समर्थ कैसे नहीं होता है? क्योंकि पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाएं, पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्याएं घटाएं तो कोई जरूरी नहीं होती है कि पूर्ण संख्या ही आए। फॉर एग्जांपल बात करता हूं, जैसे 0 में से आप घटा लीजिएगा 5 और माइनस का 5 आया है। माइनस का 5 मेरे बंधु क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाए तो पूर्ण संख्या ही आए, कोई जरूरी नहीं है। तो पूर्ण संख्या व्यवकलन संक्रिया के लिए समर्थ नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? असत्य हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? असत्य हो गया। तो हमें असत्य कथन पूछा है तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगली बात क्या बोली है कि पूर्ण संख्याओं का समूह है गुणन संक्रिया के लिए समर्थ होता है। डेफिनेटली गुणन संक्रिया के लिए समर्थ होता है। ये बात क्या है बंधु? सत्य है। कैसे सत्य है? कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करें, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज होल नंबर ही प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल अगर 0 से मल्टीप्लाई कर लूं मैं 3 को, 0 से 3 को मल्टीप्लाई कर लूं तो 3 आया, पूर्ण संख्या आई। इसका मतलब स्टेटमेंट सत्य है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला स्टेटमेंट क्या है कि पूर्ण संख्याओं का भाग संक्रिया के लिए समर्थ नहीं होती। बिल्कुल ये बात क्या है? सत्य है। कैसे सत्य है ये बात जरा चेक करते हैं कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का भाग लगाएं, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का भाग लगाएं, कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। कैसे? एग्जांपल या ऑब्जेक्शन रखो। यहां पे ऑब्जेक्शन में ये है मेरे बंधु यहां पे कि 2 में अगर मैं भाग लगा दूं 3 का, 2 में 3 का भाग लगा दूं तो 0.6666 आएगा। इसका मतलब 0.6666 क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह भी गलत हो गया। तो ओनली एक ही स्टेटमेंट सही है। इनका जुगाड़ू तरीका बता दूं मैं आपको। जुगाड़ू तरीका मेरे बंधु यह है, जोड़ और घटाव के लिए मोस्टली समर्थ भी होते हैं। मोस्टली बता रहा हूं मैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। पूर्णांकों पे ये फेल हो जाता है, परिमेय अपरिमेय पे फेल हो जाता है। मैं बात ये करना चाह रहा हूं, जोड़ और घटाव के लिए समर्थ क्रम विनिमय, समर्थ क्रम विनिमयता और साचर्यता लागू होती है। जोड़ और घटाव के लिए समर्थ क्रम विनिमयता और साचर्यता क्या होती है? लागू होती है। सॉरी, जोड़ और गुणा के लिए, सॉरी, ठीक है। और घटाव और भाग संक्रिया के लिए, इन सब के लिए ही क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है, वो सही होते हैं। तो योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। घटाव संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, भाग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। योग संक्रिया साचर्य नियम का पालन करती है, घटाव संक्रिया साचर्य नियम का पालन नहीं करती। गुणन संक्रिया साचर्य नियम का पालन करती है, भाग संक्रिया साचर्य नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। प्राकृत संख्या योग संक्रिया और गुणन संक्रिया के लिए समर्थ होती है, लेकिन गुणन भाग संक्रिया और घटाव संक्रिया के लिए समर्थ नहीं होती। पूर्ण संख्या योग संक्रिया और गुणन संक्रिया के लिए समर्थ होती है, लेकिन घटाव संक्रिया और भाग संक्रिया के लिए समर्थ नहीं होती। आपके स्तर तक इतना ही काम की चीज है जो आपके क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो इनमें से स्पष्ट होता है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। a गुणा b बराबर अगर 0 है, a गुणा b बराबर 0 है तो मेरे बंधु ध्यान रखना, या तो a बराबर 0 हो जाए, a बराबर 0 हो जाए, या फिर b बराबर 0 हो जाए, या फिर दोनों ही 0 हो जाए, a बराबर भी 0 हो जाए या b बराबर भी 0 हो जाए। a बराबर 0 तथा b बराबर 0, सॉरी या नहीं लगाकर यहां पे अपन ऐसे लगा देते हैं तथा, ठीक है। a बराबर 0 तथा b बराबर 0। a 0 है तो भी ये 0 होगा, हाँ जी। a 0 है, सॉरी क्या हो गया, हाँ जी, हाँ जी, कहने का मतलब ये है, सुनना, ओके। चलो देखो, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का आपके पास में, हाँ जी, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 दे रखा है। a गुणा b बराबर 0 है तो हमेशा याद रखना a बराबर 0 होगा, a बराबर क्या होगा? 0 होगा, या फिर b बराबर 0 होगा, या फिर कोई जरूरी नहीं है a बराबर 0 हो जाए तथा b बराबर 0 हो जाए। दो पूर्ण संख्याओं का गुणा 0 आ रहा है तो इनमें से स्पष्ट होता है कि दोनों संख्याएं शून्य नहीं है। बिल्कुल दोनों पूर्ण संख्या शून्य नहीं है।
क्यों नहीं दोनों पूर्ण संख्या? दोनों शून्य हो सकती है, बिल्कुल सही बात, ये तो गलत बात है। हाँ जी, दोनों पूर्ण संख्याओं में से एक या दोनों शून्य है, बिल्कुल ये बात सही है कि एक या दोनों शून्य है। दोनों पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। दोनों पूर्ण संख्याओं में से केवल एक संख्या शून्य, केवल एक संख्या शून्य हो, कोई जरूरी नहीं है दोनों भी शून्य हो जाए। तो दोनों पूर्ण संख्याओं में से एक या दोनों शून्य हो जाए, या तो पहली शून्य या दूसरी शून्य या दोनों शून्य हो जाए, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में योज्य तत्समक कौन होता है? योज्य तत्समक मेरे बंधु जीरो होता है। कौन होता है? जीरो। योज्य तत्समक का काम यह होता है कि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ो, हमेशा वही संख्या आ जाती है, इसीलिए योज्य तत्समक कहते हैं। 5 में जीरो को जोड़ो 5 ही आ जाएगी, -7 में जीरो को जोड़ो -7 ही आ जाएगी, इसीलिए इसको योज्य तत्समक बोलते हैं। एक होता है गुणन तत्समक, गुणन तत्समक। गुणन तत्समक कौन होता है? एक होता है। कहते हैं कि एक को किसी से भी गुणा कर लो हमेशा वही आएगा। जैसे बात कर लू मैं, 0 को 1 से गुणा कर लो 0 ही आएगा, 5 को 1 से गुणा कर लो 5 ही आएगा, 1 को किसी से भी गुणा कर लो 1 आएगा। गुणन तत्समक एक होता है, योज्य तत्समक हमेशा कौन होता है? 0। 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, अंकों का गुणनफल 6 है, 1 गुणा 6, बताओ बंधु कितना आया? 6। हाँ जी, यहां पे 3 गुणा 5 गुणनफल कितना आया? 15। गुणनफल 6 है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। हाँ जी, 3 गुणा 2 गुणनफल कितना आ गया? 6, ये भी हो सकता है। हाँ जी, 2 गुणा 3 गुणनफल कितना आ गया? 6। 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के स्थान बदल जाते हैं, अंकों के स्थान। उस संख्या में 9 जोड़ने पर, इसमें 9 जोड़ू मैं, सपोज जैसे ही 9 जोड़ूंगा ये बनेगा मेरे पास में कितना? 32 अंकों का स्थान बदला है, तो राइट आंसर यही होगा। अगर मैं 32 में 9 जोड़ूंगा, 32 में 9 जोड़ूंगा तो आएगा 41, अंकों का स्थान तो नहीं बदला है। अगर मैं 16 में 9 जोड़ूंगा तो मेरे बंधु आएगा 25, अंकों का स्थान तो नहीं बदला, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला काम, भाग संक्रिया। ध्यान रखना बंधु, भाग संक्रिया हमेशा बाएं से दाएं की तरफ चलती है, बाईं तरफ से होगी। भाग संक्रिया हमेशा बाईं तरफ से, भाग की क्रिया हमेशा बाईं तरफ से स्टार्ट होती है। कहने का मतलब यह है कि 125 में पहले 25 का भाग लगेगा, फिर भाग 5 आएगा। ओके, 125 में 25 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग लगेगा, तो उत्तर कितना आएगा? 1। ये मान्य होगा। अगर कोई ये कहता है कि 125 भाग 25 भाग 5, अगर कोई ये कहता है कि 5 का भाग है, 5 का भाग 25 में 5 बार, तो 125 भाग है 5, फिर 5 का भाग 125 में कितनी बार? 25 बार। तो ये तरीका क्या माना जाएगा? गलत है। ये तरीका क्या है बंधु? गलत है। भाग का काम हमेशा किधर से होता है? बाईं तरफ से स्टार्ट होता है। 3 क्रमागत संपूर्णांकों का योगफल 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक। संपूर्णांकों में पहली बात तो 15 नहीं आएगा, सबसे छोटा पूर्णांक, और संपूर्णांकों में सबसे छोटा अगर 14 है तो 3 क्रमागत संपूर्णांक 14, 16 और 18 होंगे। इनका योगफल 54 आ रहा है क्या? देखो बंधु, 14 और 16 30, 30 8 38, सॉरी 38 और 48, योग कितना आ रहा है? 48। योग 48 आ रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। 3 क्रमागत संपूर्णांकों में छोटा पूर्णांक 16 है, तो फिर 18 होगा और फिर 20 होगा। मेरे बंधु एक बात बताना, इनका सबका योग कितना आ रहा है? योग आ रहा है 20 और 10 30 और 10 40, 40 और 8 6 14 54। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनसे करने का कोई मतलब नहीं है। 18 + 20 + 22 ये हो जाएगा 40 50 60। इनका योग कितना होगा? योग होगा 60। अपन को योग 54 चाहिए, तो राइट आंसर हमारे पास में कौन सा होगा? 16। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है? पहला पूर्णांक x माना, दूसरा पूर्णांक x + 2 माना, तीसरा पूर्णांक x + 4 माना। 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54, तो 3x + 6 = 54। 54 में से 6 घटाऊंगा तो 3x = 48, तो x बराबर सबसे छोटा पूर्णांक कितना? 16। दो तरीके से बता दिया, ऑप्शन से भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो। इन संख्याओं का योगफल है 400 तक। मेरे बंधु एक बात बता, ये 400 तक को टोटल कितनी संख्याएं हो जाएगी? 400। 400 में 2 2 के जोड़े बनाओ आप,
इन दोनों का योग कितना आ रहा है? प्लस का 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों का योग क्या आ रहा है? प्लस का 1 आ रहा है। इन दोनों का योग कितना आएगा? प्लस का 1। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? 200 पेयर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 200 जोड़े बनेंगे। तो इनका योग हो जाएगा प्लस का कितना? 200। प्लस का 200 इनका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। ये इस प्रकार से L1 के क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन करवाया। ओके, थैंक यू दोस्तों। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है L1 वाली, उसमें जो आज पेपर हुआ था 12 नंबर, उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन हम करेंगे। देखो, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना होगा? भार पूछा है, वस्तु का वजन दे दिया, आपको द्रव्यमान दे दिया ना, तो इसका भार कितना हो जाएगा? W बराबर mg के बराबर हो जाएगा। तो m कितना है? 10। g कितना होता है आपको पता है? g होता है 9.8 मीटर सेकेंड का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 9.8। करोगे आप मल्टीप्लाई, 98 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन। है क्या ऑप्शन कोई? ऑप्शन है इसका बी है। W बराबर mg इसका भार होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक ट्रक और एक कार दोनों समान वेग से गतिमान है। देखो, ट्रक और कार दोनों समान वेग से गतिमान है। अगर समान बल लगाते हैं, ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने के बाद यह पूछा है कि कौन सा ज्यादा दूरी तय करेगा या कौन सा कम दूरी तय करेगा। कम की बात कर रहा है। तो आपको पता है, हम गति के समीकरण पढ़ते हैं, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u प्रारंभिक वेग हमें नहीं पता है, 0 है, होता है 2as। s आपसे पूछा है कितना है? v स्क्वायर अपॉन 2a। आपको पता है v समान है दोनों के लिए। v क्या है? समान है। a क्या है? त्वरण या मंदन। ब्रेक लगा रहे हैं, आपको पता है बल बराबर क्या होता है? बराबर m में। यहां से a निकाल सकते हैं, F बाई एम। F दोनों के लिए समान है। F क्या है? दोनों के लिए समान है। लेकिन आपको पता है ट्रक का वजन ज्यादा होता है, कार का वजन ज्यादा होता है। भाई, कार का वजन ज्यादा होता है, ट्रक का वजन ज्यादा होता है। ऑब्वियसली बात है, कार का वजन क्या होता है? कार का द्रव्यमान क्या होता है? m क्या होता है? कम होता है। और क्या होता है? ट्रक का क्या होता है? ज्यादा होता है। ट्रक का ज्यादा होता है। अब देखो, आपको पता है जिसके लिए m का मान नीचे है बट्टे में, तो m का मान कार के लिए क्या है? कम है। कार के लिए कम हो तो a का मान क्या है? ज्यादा। तो कार, तो लिख लूं, कार के लिए a, जिसे आप त्वरण, यहां पे ब्रेक लगा रहे हो तो क्या हो जाता है? वो मंदन। क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। आपको पता है ये ज्यादा हो गया तो s का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। क्या होता है? कार क्या है? कम दूरी तय करेगी, कार पहले रुक जाएगी। सीधी सी बात है, यही पूछा है तो क्या है? कार कम दूरी तय करेगी। ये तो हमारे डेली जीवन का उदाहरण है, देख लेना, ट्रक मिल जाएगा आपको। बहुत ही सिंपल बात है, और फिजिक्स के रूप में भी इस प्रकार से हम इनको प्रूफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन पूछा गया है। सत्य नहीं है मतलब गलत कथन पूछा ना आपको। घर्षण बल प्रतिरोधी बल होता है। घर्षण बल प्रतिरोधी बल होता है क्या? होता है। क्यों? वो विरोध करता है। घर्षण क्या है? किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण, इस प्रकार से होता है। तो क्या है? आपको पता है ये प्रतिरोधी है, विरोध करने वाला बल है, क्योंकि वो वस्तु भी उतना ही बल लगाती है जितना हम लगाते हैं, तो प्रतिरोधी हो गया। सही बात है ये। घर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल है। सही बात है, विद्युत चुंबकीय बल है। घर्षण बल का मान संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? नहीं करता। घर्षण बलों का मान कि वो वस्तु के कितने संपर्क में है या कितना भाग उसके संपर्क में है, आधा है, पूरा है, लेकिन घर्षण बल का मान उतना ही लगता है, चाहे वो थोड़ा सा भाग टच हो या पूरा भाग हो। तो क्या है? इस पर क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये गलत बात है। सीमांत घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। हाँ, क्योंकि दो प्रकार के घर्षण बल होते हैं। एक तो स्थैतिक घर्षण बल, स्थिर अवस्था में लगने वाला। हम धक्का लगा रहे हैं, तो धक्का लगा रहे हैं तो क्या है? वस्तु जब गतिशील नहीं होती ना, तब तक वो उस पर कौन सा बल
घर्षण कार्य करता है? स्थितिक घर्षण मतलब स्थिर है। जैसे ही वस्तु गतिशील करने लग जाएगी उसका वो क्या हो जाता है? गतिक घर्षण है उस पर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चरम सीमा जिस पर वस्तु क्या है गतिशील अवस्था में आने का तो बस जस्ट एक सेकंड के बाद में वो गतिशील हो जाती है, मतलब कि वो प्रयास करती है, तो उस स्थिति में घर्षण बल का मान अधिकतम होता है और वो होता है सीमांत घर्षण बल होता है। मतलब कि उस स्थितिक घर्षण बल का लास्ट मान होता है। उसके बाद में क्या गतिशील में आने पर घर्षण बल का मान थोड़ा कम हो जाता है जिसे बोलते हैं गतिक घर्षण बल। तभी स्थितिक घर्षण बल का मान भी ज्यादा होता है। किससे? गतिक घर्षण बल से। तो क्या है? सीमांत घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। तो कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन में सी इसका सही आंसर है, लेकिन ये कथन गलत है। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का मान दोगुना, देखो पहले था m अब कर दिया 2m, त्वरण पहले था a अब कर दिया 2a। आपसे पूछा है लगने वाले बल का मान प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा? बल आपको पता है बराबर एम ए, पहले एफ डैश था ना, एफ मान लो, क्या है? एफ मान लो, एफ बराबर एम ए, एम ए। अब आ जाएगा एफ डैश एम डैश ए डैश। अब देखो पता है आपको कितना है, ये 2m है और ये क्या है 2a है, 2 2 2 4 ma। कितना है? f है ये, तो कितना आ जाएगा 4f है क्या? प्रारंभिक बल का 4 गुना है क्या ऑप्शन? ऑप्शन इसका डी में है। देखो प्रारंभिक का कितना 4 गुना हो जाता है अगर उसके द्रव्यमान और त्वरण को क्या कर दिया उसने? दुगुना कर दिया दोनों को। कह रहा एक गतिशील वस्तु की चाल को दुगुना कर दिया जाए। चाल मतलब उसके वेग को दुगुना कर दिया जाए। वस्तु चल रही है और वेग डबल कर दिया, जैसे मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड की चल रही है उसको 20 मीटर प्रति सेकंड बना दिया। अब कह रहा है इसका त्वरण दुगुना हो जाता है। त्वरण दुगुना कब होगा? एफ बराबर एम ए, या आप कहोगे सर वेग में परिवर्तन कितने समय में हुआ? उस क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, लेकिन समय नहीं दे रखा है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका संवेग दुगुना हो जाता है। संवेग हमें पता है संवेग क्या होता है? संवेग P बराबर एम ए, P बराबर एम वी। कितना हो जाता है? संवेग क्या होता है? P बराबर एम वी, मतलब उसका द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। अब कह रहा है उसका वेग चाल दुगुनी कर दी, मतलब कि कितना कर दिया? 2 कर दिया इसको। P डैश कितना हो जाएगा? 2ma। द्रव्यमान का हमें कुछ नहीं दे रखा है तो हम इतना ही रखेंगे। ये क्या है? इस जैसा ही तो है, इस जैसा है, तो P डैश कितना हो जाएगा? 2p, मतलब कि दुगुना हो जाता है। दुगुना देखो, हाँ भाई दुगुना हो जाता है, ये सही बात है। गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा भी निकालेंगे। क्या होती है गतिज ऊर्जा? चारों ऑप्शन पर बात कर रहे हैं, अपन को आंसर मिल गया, लेकिन गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी ये भी देखेंगे। 1/2m v स्क्वायर होती है, v कितना कर दिया? 2v कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4/2 n v स्क्वायर, मतलब कि ये क्या गतिज ऊर्जा है? ये इतनी, तो कितना आ गया? 4 काइनेटिक एनर्जी। प्रारंभिक की कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा तो स्थिति, जो वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है उस पर लगने वाली कितना है वो स्थितिज ऊर्जा है। उसमें ऊर्जा कितनी है? वो स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है उसमें कितनी ऊर्जा स्थित है, वो स्थिर ऊर्जा। ये आपका डी है। तो आपको पता है कौन सा आंसर सही है? आंसर आपका क्या है? बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक कार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट और चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? अब आपको पता है कार द्वारा S बराबर पहले
15 मिनट में कितनी दूरी तय की गई, हम पहले ये निकालेंगे। दूसरा S2 मतलब कि अगले 15 मिनट में उसने कितनी देर दूरी तय की। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय। चाल कितनी देर की है, पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो किमी पर घंटा है, यहाँ पे मिनट है, तो मिनट में को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 मिनट में कितने घंटे होते हैं हम निकाल सकते हैं। 15 मिनट में यहाँ पे निकालेंगे 15 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो इसके लिए 60 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15/60, या करोगे 1/4 घंटा, क्योंकि हमें दूसरे में भी काम में लेना है। तो कितना है 1/4, 1/4 दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय, कितना होगा चाल गुना समय, तो कितना है 1/4, भाग लगाओगे 3, कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर। पहले 15 मिनट में वो 3 किलोमीटर चली। दूसरे में देखो उसकी चाल कितनी हो गई भाई 18 हो गई, समय देखो 15 मिनट ही लग रहा है, तो 1/4 भाग लगाओगे आप तो आ जाएगा ये 4.5 किलोमीटर। टोटल दूरी S बराबर S1 प्लस S2, 3 प्लस 4.5 कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। कितना 7.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो ऐसा है ही नहीं, ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो लगभग नियरेस्ट आंसर ये आता है। लेकिन ये अगर 15/2 हो गया तो हो जाएगा, देख लेना। अगर इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आपको ये बोनस भी मिल जाएगा। क्या है, बोनस भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न देख लेना, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो कितना जाएगा 7.5 किलोमीटर वो चली है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है एक कण अपने पथ में लिए गए कुल समय का। अब देखो कण हो चाहे वस्तु हो चाहे कार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो आगे देखो कुल समय कितना समय लिया उसने, सपोज दैट 50 मिनट ली, 40 मिनट ली, 60 मिनट ली, पिछला प्रश्न कर रहे थे उस पर आधारित है। समय तक वो V1 साल से चलता है, और शेष आधे समय तक पहले 15 मिनट चली थी, V1 साल से अलग चाल थी उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और बाद में उसकी चाल कितनी होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कह रहा है कि औसत चाल पूछी है। औसत चाल क्या है, दोनों का एवरेज। तो हमें आपको पता है कि औसत चाल इस समय के लिए क्या होगी, इस समय के लिए आपको लिखाया होगा औसत चाल। अगर दोनों अलग अलग मतलब कि आधी दूरी और शेष आधी दूरी कह रहा है वो कि अलग अलग चाल से चल तय करता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी V1 प्लस V2/2, V एवरेज हमारे प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगी V1 प्लस V2/2। तो क्या आपका ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों में से असत्य नहीं है। असत्य नहीं मतलब कि आपको सत्य कथन चुनना है। विस्थापन धनात्मक व शून्य ही होता है, ऋणात्मक नहीं। बताइए भाई, विस्थापन धनात्मक होता है, शून्य होता है, शून्य ही होता है, और ऋणात्मक नहीं। ये ऑप्शन है क्या सही? नहीं है। विस्थापन का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ठीक है, शून्य भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा सत्य कथन पूछा है तो सत्य नहीं है ये। वेग नियत होने पर त्वरण उत्पन्न होता है, नहीं। देखो आपको पता है त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। अगर वेग नियत है तो त्वरण नहीं होगा, उसमें परिवर्तन होना चाहिए ना, तो ये भी आपका गलत कथन है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, विस्थापन ऋणात्मक होता है, दूरी नहीं होती है, दूरी नहीं होती है। तो ये बात सही है, ये आपके लिए सत्य कथन है। दूर ये तो आ गया, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर नहीं, विस्थापन के बराबर हो सकती है और विस्थापन से ज्यादा भी हो सकती है, तो है ना। तो ये दूरी बराबर नहीं होती है ना, विस्थापन सदैव नहीं होती है, ज्यादा भी हो सकती है दूरी का मान। तो ऑप्शन डी भी आपके लिए फिट नहीं बैठता। फिट क्या बटेगा, सी बटेगा। ये अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है बल के परिमाण मात्रक, या दे रखा है बल का परिमाणात्मक व्याख्या किस नियम के द्वारा
बल की परिणामात्मक मतलब बल को हम कौन से सूत्र से निकालते हैं? F बराबर एम ए से, F बराबर है एम ए से। और ये सूत्र कहां से आया है, कौन सा नियम इसकी व्याख्या करता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा नियम की करता है? गति का दूसरा नियम। क्या है? गति का दूसरा नियम। गति का तीसरा नियम तो क्रिया प्रतिक्रिया है, और गति का प्रथम नियम है जड़त्व का, तो दूसरा नियम बल वाला है। तो क्या है? बल की परिमाणात्मक व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? ये आपके ज्योग्राफी से संबंधित है, जो ज्योग्राफी वाले सर इसको सॉल्यूशन करवाएंगे। ओके, धन्यवाद। Hello guys, as you know myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants on the digital panel of Priyas Edu Hub सीकर। आज का जो सेशन अपना उसमें अपन चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल्स की, और आर्टिकल्स में अपने आर्टिकल्स के रूप में जो बिंदु हैं जहाँ पे यूज होता है एन का, या फिर यूँ बोल सकते हैं अपन दे का, या फिर जहाँ पे आर्टिकल को ओमिट किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल या फिर जीरो आर्टिकल। ठीक है, ये जीरो आर्टिकल का सिंबल है। पहला जो प्रश्न उस पर नजर डालते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आफ्टर सैलिंग अक्रॉस अटलांटिक ओशियन दे अराइव्ड एट स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। कोई भी स्टेच्यू वगैरह होता है उससे पहले भी अपन कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? दे। कोई भी ओशियन वगैरह का नाम होता है, नदी का नाम होता है, उससे पहले भी कौन सा लगाते हैं? आर्टिकल दे। तो यहाँ भी दे आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। दोनों जगह कौन सा आर्टिकल आएगा? दे दे। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला वो देखिए आप। फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर मेनी ईयर्स अमेजोन was considered largest river in अमेजन कंसिडर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो क्या है? अमेजन आ गया। अमेजन क्या? नदी का नाम। और कोई भी नदी का जो नाम होता है उससे पहले अपन कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? दे। नदियों के नाम से पहले। दूसरी बात यहाँ पे क्या? सुपरलेटिव डिग्री है, लार्जेस्ट रिवर। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? दे लगाते हैं। तो यहाँ भी दे आएगा और यहाँ भी कौन सा आर्टिकल आएगा? दे। इस वजह से आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। दे दे ऐसे कहोगे। स्टूडेंट्स शुड गो टू स्कूल। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, टेम्पल, प्रिजन, ऐसे स्थान जो हैं इन पे जाने का अगर हमारा पर्पज प्राइमरी अगर होता है तो हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन किसी सेकेंडरी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर इन स्थानों पर जाया जाता है तो उस स्थिति में इनसे पहले अपन आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट शुड गो टू स्कूल। स्कूल जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। विद्यार्थियों को कहाँ जाना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए। तो इस स्कूल शब्द है उसका यूज हो रहा है यहाँ पे प्राइमरी सेंस में हो रहा है, और प्राइमरी सेंस में हो रहा है तो कौन सा आर्टिकल आएगा? जीरो आर्टिकल। हम किसी आर्टिकल का प्रयोग करने वाले नहीं है, जीरो आ जाएगा। दूसरा, आई मस्ट गो टू स्कूल टुडे टू मीट विद द प्रिंसिपल। यहाँ स्कूल जाने का उद्देश्य पढ़ना पढ़ाना नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल से मिलना है। तो उद्देश्य चेंज हुआ, और उद्देश्य चेंज हुआ तो यहाँ इस कौन सा आर्टिकल लगा दोगे? दे। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? जीरो आर्टिकल कोमा दे। और जीरो आर्टिकल कोमा दे कौन से ऑप्शन में है? सी में। यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है? टू एड्रेस क्लाइमेट चेंजेज। क्लाइमेट से पहले आर्टिकल भरना है। टू एड्रेस क्लाइमेट चेंजेज, तो क्लाइमेट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, इफेक्टिवली वी नीड यूनिफाइड ग्लोबल स्ट्रेटजी। ठीक है, वी नीड यूनिफाइड ग्लोबल स्ट्रेटजी। ठीक है, ये बिंदु आ गया। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? यूनिफाइड स्ट्रेटजी क्या हमारे पास काउंटेबल नाउन, इसका बहुवचन बना सकते हैं। ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और ये क्या है? नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? यूनिफाइड में पहली साउंड देखो यू, ये साउंड आ रही तो कौन सा आर्टिकल आएगा? ए। और यहाँ कौन सा जाएगा? जीरो आर्टिकल। तो सही जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है द साइंटिफिक कम्युनिटी की हैज बीन ग्रैपलिंग विद एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर डिकेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एथिकल इम्प्लीकेशन जो है, इससे पहले आपको आर्टिकल भरना कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे अपन? कौन सा आर्टिकल लगाना है? तो इम्प्लीकेशन क्या हमारे पास यहाँ पे डेफिनेट किया जा रहा है, और ये प्लूरल है तो कौन सा आर्टिकल लगा देंगे? दे। और अगर ये सिंगुलर होता तो कौन सा लगाते? एन लगाते। तो दे कौन से ऑप्शन में हो गया हमारे पास? यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस में यहाँ पे दे का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखो, दे सेल्ड पास्ट लेक बेकाल विच इज कंसिडर्ड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये बिंदु आ गया। 3 आर्टिकल भरवाए गए इसमें। ठीक है, क्या कह रहे हैं? दे सेल्ड पास्ट लेक। तो पास्ट लेक अगर दे रखा तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल नहीं आएगा? कोई जीरो आर्टिकल नहीं आएगा। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है? डीपेस्ट, यहाँ पे कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। और वर्ल्ड है वो यूनिक चीज है, जो भी चीजें यूनिक होती हैं उनसे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? जीरो आर्टिकल। तो ऐसा उत्तर देखिए, जीरो आर्टिकल कहाँ है?
उसके बाद में फिर दे कहाँ है, तो 0 दे ये कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, सी पार्ट में, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला कह रहा है हेल इज मच लार्जर देन एनीफेल्ड। हेल जो है एक मछली का नाम है, ठीक है, क्या है, मछली का नाम है, और मछली का नाम है वो सबसे बड़ी मछली है, यूनिक प्रवृत्ति की मछली है, ठीक है। तो यहां कौन सा आर्टिकल लगा दोगे, दे, ठीक है। कौन सी हेल की बात है, जो अक्सर बड़ी है, किससे बड़ी है, एलिफेंट से, तो यहां कौन सा जाएगा, एन आ जाएगा। तो दे कोमा एन, देखिए कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। आगे देखिए, द टीम मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, ठीक है, तो यहां पे आपको उचित आर्टिकल भरना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, एफर्ट का बहुवचन बना सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये हमारे पास नाउन है, तो ये पहले एडजेक्टिव की पहली जो, ये अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन है तो एडजेक्टिव की पहली साउंड वो डिपेंड करती है कि ए लेगी या फिर क्या लेगी, एन लेगी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में वावल साउंड आ रही है, तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे अपन, एन का प्रयोग कर देंगे। इसी क्रम में लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन अपना वो क्या है, माउंट एवरेस्ट कोई भी चोटी का नाम है, चाहे वो छोटी है फिर बड़ी है, उससे पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। आगे हिमालय पर्वत श्रेणी का नाम होता, कौन सा आर्टिकल लेता है, दे, ठीक है। और यहां पे क्या कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव, तो 0 कोमा दे, सही जो उत्तर वो कौन सा है, 0 आर्टिकल कोमा दे। तो माउंट एवरेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां 0 आर्टिकल हो गया, दे, तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। और इस प्रकार से आपका पेपर सॉल्यूशन की कड़ी क्या हुई, संपन्न हुई। सभी अभ्यर्थियों को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टुवर्ड्स योर सक्सेस।